आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बाढ़ के बीच सेना के जाबाजों की भी है। अयोध्या में गुरुवार को राम दरबार समेत 7 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए अनुष्ठान कार्यक्रम लगातार जारी हैं। राम मंदिर में गुरुवार को गंगा दशहरे के मौके पर सुबह 11:25 से स्थिर लग्न और अभिजित मुहूर्त में ये पूजा शुरू होगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। वैसे बताया जा रहा है कि इस बार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संक्षिप्त में है। इससे बड़ा कार्यक्रम नवम्बर या दिसंबर में होगा। हो त्याग भरत जैसी सीता सी नारी हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए। एरोल मस्क ने सबसे पहले रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा की। यहां एरोल मस्क के साथ उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा भी नजर आईं। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। सिक्किम और असम समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में आपदा के बीच राहत और बचाव अभियान भी जारी है। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद से सेना के जाबाज लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। असम में भी भारी बारिश हुई है। ऐसे में वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम राइफल्स की मेडिकल टीमें भी अलग अलग जगहों पर लोगों की मदद कर रही हैं, क्योंकि बारिश से यहां कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में एक शादी समारोह के दौरान चोरी का अलग अलग मामला सामने आया। दरअसल वहां दूल्हे को 14.5 लाख रुपए की नोटों की माला पहनाई गई थी, लेकिन हथियारबंद बदमाशों ने इसे लूट लिया। हरियाणा से किराए पर मंगवाई गई इस माला को युवक बाइक पर वापस ले जा रहा था। दावा है कि तभी बदमाशों ने गाड़ी से टक्कर मारकर उसे लूट लिया। वहीं आरोप है कि विरोध करने पर युवक से मारपीट भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के मथुरा में जिलाधिकारी और वार्ड नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी और कर्मचारी खुद सफाई करते नजर आए। गंगा दशहरे से पहले सभी यमुना किनारे एकजुट हुए और घाटों पर सफाई अभियान चलाया। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, लिहाजा यहां से स्वच्छ पर्यावरण को लेकर संदेश भी दिया गया। लिहाजा कर्मचारियों ने वहां खुद काफी गंदगी हटाई और प्लास्टिक कचरा भी बटोरा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पंजाब से एक और यूट्यूबर की गिरफ्तारी से जुड़ी। पंजाब पुलिस ने रूपनगर के यूट्यूबर जसवीर सिंह को पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जसवीर सिंह जान महल नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है और उसका संपर्क जासूसी के केस में पहले से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से भी था। दानिश पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारी रह चुका है। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मेरे वालों थानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। देश के वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान के जासूस बन गए, वो यूट्यूबर जिन पर देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संगीन इल्जाम लगे हैं, वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान की अय्यारी करने में जुटे रहे और देश को कमजोर करने की साजिश करते रहे, वो चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं और जासूसी करने वाले इन आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।
इंडियन आर्मी की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद अब एक दूसरे यूट्यूबर जसबीर सिंह नहल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जसबीर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जसबीर सिंह महल को इस वक्त कोर्ट के और उसे अंदर ले जाया गया है और आपको बता दें इस वक्त जसबीर सिंह महल को कोर्ट के अंदर ले जाते हुए आपको बता दें ज्योति मल्होत्रा के साथ ये पाकिस्तान पहले गया और ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान में वो लगातार संपर्क में रहा है पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के। और आपको इस वक्त बता दें अंदर पेशी की जा रही है। खास तौर पे कई ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है एस्पियोनाज यानी स्पाइंग के केसेस को लेकर। और आपको बता दें 150 के करीब कॉन्टैक्ट्स हैं जहां पे कई ऐसे पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि PIOs के हैं या पाकिस्तान ISI के हैं। कई चीज़ें डिलीट की गई हैं इस वक्त और कई चीज़ें जो हैं डिलीट होने के बाद फोरेंसिक से रिट्रीव की जाएंगी। और ख़ास तौर पे किस तरह से जानकारी शेयर की जा रही थी पाकिस्तान के साथ उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और किस तरह से उसे कल्टीवेट किया जा रहा था, ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर काम किया जा रहा है। जसबीर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट शाकिर उर्फ जट रंधावा के साथ संबंध होने का आरोप है, जो एक आतंकी समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि जसबीर का हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से भी संबंध है, जिसे पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि जसबीर के तार पाकिस्तानी नागरिक एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ भी जुड़े हैं। जसबीर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मोहाली कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जज साहब सामने उन्होंने एप्लीकेशन मूव करके 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद और हमारे फैक्ट्स अप्रिशिएट करने के बाद जज साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड डिक्लाइन करके सिर्फ 3 दिन का पुलिस रिमांड जो है पंजाब पुलिस को दिया है। और अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जज साहब ने डाली है उसको सैटरडे को 7 जून को दोबारा पेश करने के जो जज साहब ने ऑर्डर किए हैं। सर, जासूसी के संगीन इल्जाम में गिरफ्तार जसबीर पर चौतरफा शिकंजा कसा है। सुरक्षा एजेंसियों के अलावा अब उसके आर्थिक लेन देन की भी जाँच तेज हो गई है। जसबीर सिंह महल को इस वक्त पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। आपको बता दें ज्योति मल्होत्रा के साथी रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान गए हैं और इस वक्त जो जांच में इस वक्त पता चल पाया है कि कई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके और वो दानिश यानी जो एहसान उर रहमान है और उसके साथ में हम बात करें शाकिर जो कि जट रंधावा के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ संपर्क में थे। लेकिन 150 ऐसे कॉन्टैक्ट्स उनके थे जहां पर वो संपर्क में पाकिस्तान के थे। और इस वक्त भी हम आपको बता रहे हैं लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब पुलिस कस्टडी में 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। कई वीडियोस डिलीट किए गए हैं, कई कॉन्टैक्ट नंबर्स डिलीट किए गए हैं। क्यों किया गया है ये सब पर पूछताछ होगी। एक एसेट बनाया जा रहा था और यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान भी गए थे और पाकिस्तान नेशनल डे भी उन्होंने किया था। और खास तौर पे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर पंजाब पुलिस इस वक्त यूट्यूबर को ले जाते हुए, ये आप देखिएगा यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई एक यूट्यूबर को ले जाते हुए जसबीर सिंह महल। और खास तौर पे अब स्क्रूटनी ये है कि वीडियोस क्यों डिलीट किए गए, खास तौर पे जो पाकिस्तान से लिंक किए गए थे और किस तरह से जांच पड़ताल होगी, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी देखे जाएंगे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल मोहाली ने रूपनगर के महलान गांव के निवासी जसबीर सिंह से जुड़े एक महत्वपूर्ण जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। जसबीर सिंह जान महल नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्हें PIO शाकिर उर्फ जट रंधावा के साथ जुड़ा हुआ पाया गया है, जो एक आतंक समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। जसबीर के हरियाणा स्थित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, एक पाकिस्तानी नागरिक और पाक उच्चायोग से निष्कासित अधिकारी के साथ भी रिश्ते हैं।
पंजाब पुलिस के मुताबिक जसवीर ने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह ही जसवीर भी दानिश के बुलाने पर दिल्ली स्थित दूतावास में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुआ था। ज्योति मल्होत्रा पर जितने संगीन इल्जाम लगे थे, कुछ वैसे ही आरोप जसवीर सिंह पर भी हैं। आरोपों के मुताबिक जसवीर सिंह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जसवीर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क थे। वो लगातार शाकिर नाम के ISI अधिकारी से संपर्क में था। वो ज्योति मल्होत्रा की तरह 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। जसवीर ने 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान की यात्रा की। ज्योति के बेहद करीबी रहे पाकिस्तान उच्चायोग का कर्मचारी दानिश से भी जसवीर जुड़ा हुआ था। ज्योति और जसवीर दोनों एक साथ ब्लॉगर के रूप में पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। ये तस्वीरें उसी पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित दावत की हैं। तस्वीर में ज्योति जसवीर के साथ साथ दिखे थे। ज्योति और जसवीर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि ये दोनों पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे। हालांकि दोनों ने बहुत सारा कंटेंट डिलीट कर दिया, जिसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जासूसी करने वाली ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई। तीनों बार उसके दुश्मन देश में ऐसी आवभगत देखकर हर कोई हैरान हुआ। जांच हुई तो पाकिस्तान कनेक्शन पर खुलासे हुए। कुछ उसी तरह जसवीर भी अब शिकंजे में है। हालांकि जसवीर के गांव वालों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जो याद होता बहुत बढ़िया था, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो भी है मेरे हम रानी पिंड के हमको ये लगता है भी इस पे गलत रोक लगे हैं। कोई ऐसी बात पहले हमने कभी सुनी नहीं इसकी। तो क्या करता क्या है? ये तो खेती बाड़ी का काम करता है जी। बाकी यूट्यूबर है तो बाकी तो इसका भरा है वो भी हमने ठेकेदार का काम करता मोहाली च। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो परिवार इत्थे फिर की किदां दा कौन परिवार ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। तो ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। पुलिस का कहना है कि जांच में जसवीर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कई पाकिस्तान आधारित नंबर और डेटा मिला है। हालांकि उसने कुछ डेटा डिलीट कर दिया है। उसके फोन और लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। पुलिस को ज्योति के गिरफ्तार होने के बाद जसवीर सिंह पर शक हुआ था। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के अलावा भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई और जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 जून को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में पंजाब के तरन से गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहा था। जाहिर है जासूसों का ये नेटवर्क लंबा है। अभी तो इसके चंद मोहरे ही पकड़े गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगले साल से होगी जनगणना की शुरुआत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश में जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में पहाड़ी राज्यों में गणना होगी, जिसके लिए जाति का भी कॉलम शामिल किया जाएगा। इससे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले राज्यों में जनगणना होगी, क्योंकि इन पहाड़ी राज्यों में चुनौतियां ज्यादा होती हैं। इसके बाद देश के बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना और जाति जनगणना होगी। सेना के अपमान के आरोपों में घिरे राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फटकार पड़ी। अदालत ने कहा कि बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप सेना का अपमान करें। राहुल ने अपने खिलाफ दायर मानहानि के केस को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन लखनऊ की कोर्ट में चल रहे मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। वैसे इसी मामले में राहुल एक बार फिर लखनऊ की अदालत में पेश नहीं हुए। अब उन्हें 23 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयपुर में सेना के खिलाफ अपमानजनक बातें बोली थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस भेजा। ये मामला सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने के दौरान घोटाले के आरोपों से जुड़ा है। ऐसे में ACB ने सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बदल गया। उत्तराखंड के केदारनाथ और गंगोत्री धाम में बारिश हो रही है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इधर शिमला में भी भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गयीं। लाहौल स्पीति समेत कुछ जिलों में ताज़ा बर्फबारी भी हुई। इससे गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना की 11 महिला अधिकारियों ने इतिहास रच दिया। दरअसल इन्होंने मुंबई से रवाना होकर अफ्रीकी देश सेशल्स और फिर वापस मुंबई तक का सफल समुद्री सफर तय किया। ये महिला योद्धा एक खास जहाज IASV त्रिवेणी के जरिए 7 अप्रैल को रवाना हुई थीं। इस दौरान तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने त्रिवेणी नौकायान से 4000 समुद्री नॉटिकल माइल्स का सफर तय किया। इन सभी योद्धाओं को मुंबई में आर्मी एडवेंचर नूडल सेंटर फॉर ब्लू वाटर सेलिंग में नेविगेशन, सीमैनशिप, मौसम विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और आपातकालीन हालात से निपटने समेत हर जरूरी तकनीक की ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि ये समुद्र की हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर सके। अब अपनी इस सफल यात्रा पर ये अधिकारी काफी खुश हैं। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने पाकिस्तान से सीज फायर के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सेना का अपमान है और ये भी कहा कि ऐसी भाषा तो पाकिस्तान के सेना चीफ और आतंकवादी संगठन भी नहीं बोलते। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो चुका है। 21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरह हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने देश की पराक्रमी सेना पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की और व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं अपनी नसें दिखाते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर? नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो विपक्ष ने खुले मन से कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी उसमें पूरा देश साथ है। सरकार ने कदम उठाया और सेना को खुली छूट दी, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार को सीज फायर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल उठा रही है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग मंचों और मौकों पर सीज फायर को लेकर तमाम बयान दिए हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक करार दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना, और फोन आकर बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता। सीज फायर होने के बाद भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने देश को बताया था कि सीज फायर की गुहार पाकिस्तान की ओर से आई थी। फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने विदेश में जाकर यही बात कही कि पाकिस्तान के ऑफर पर सीज फायर हुआ। फिर सीडीएस जनरल चौहान ने भी यही बात कही। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और सवालों की बौछार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो विदेश मंत्री जयशंकर पर ही तंज कस दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि कांग्रेस के सरेंडर के कारनामे जग जाहिर हैं। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म, यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ, यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। आप के साथ एक और नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। ये बात पाकिस्तान भी मान चुका है कि भारतीय सेना के प्रकोप से बचने के लिए उसने तमाम कोशिशें करके सीज फायर करवाया और इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों ने पाकिस्तान की मदद की। वहीं ये बात कांग्रेस के कई नेताओं ने विदेशों में जाकर भी कही है, लेकिन कांग्रेस उसे मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 261 अंकों पर 80,998 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 78 अंक ऊपर चढ़ा, ये 24,620 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। बुधवार को सोना 260 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,260 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,900 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,100 रुपए पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 29 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 90 पैसे हो गई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देहरादून में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए ऐसी डबल डेकर बसें शुरू करना चाहते हैं जो हवा में दौड़ेंगी और इन बसों में 125 से 150 लोग सफर कर सकेंगे। उन्होंने ये बातें हाल ही में देहरादून में कार्यक्रम के दौरान कही। यहाँ वो ट्रैफिक जाम की समस्या और उसके समाधान पर बात कर रहे थे। मेरा एक सपना है और धामी जी को मैं कहूँगा कि आप मुझे एक प्रपोजल भेजो। मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस देहरादून में शुरू करना चाहता हूँ, जो ऊपर में चलेगी। 100-150 लोग ऊपर के ऊपर, यहाँ से उधर वहाँ से उधर जाएंगे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े फैसले की, जो स्कूलों में बच्चों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने से जुड़ा है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से विद्यार्थियों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दिए जाने से बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना पैदा होगी। महाराष्ट्र सरकार की इस पहल का मकसद बच्चों में नियमित शारीरिक कसरत की आदत को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए राज्य के लगभग 2.5 लाख रिटायर्ड फौजियों की सेवाएं ली जाएंगी। ट्रेनिंग देने के लिए स्पोर्ट्स टीचर, एनसीसी, स्काउट गाइड, इंस्ट्रक्टर की मदद ली जाएगी। स्कूली बच्चों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने का विचार हाल ही में सिंगापुर से लौटे 48 जिला परिषद स्कूल टीचर्स से लिए गए फीडबैक से आया। टीचर्स ने बताया कि सिंगापुर के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में नेशन फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे। मेडिकल चेकअप के दौरान अगर किसी बच्चे में कोई बीमारी निकलती है तो सरकारी योजना के तहत उसका इलाज करवाया जाएगा। जाहिर है, महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि में लिया है। महाराष्ट्र की तर्ज पर देश के दूसरे राज्य भी इस कदम को उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस पहल को लेकर हमने महाराष्ट्र के अकोला में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी आर्मी का ट्रेनिंग पहली कक्षा से दिया जाएगा। जी, ये बहुत अच्छा उपक्रम शासन ने शुरू किया है। एक्चुअली उपक्रम तो पहले से इसके पहले ही चालू होना चाहिए था, पर ठीक है, अभी जो भी हुआ अच्छा उपक्रम है। और इस उपक्रम के तहत मेरा तो ऐसा बोलना है कि पहली से जो शारीरिक दृष्टया जो अपने बच्चे हैं वो सक्षम होंगे, उसके बाद में देश के प्रति उनका देश प्रेम भाव बढ़ेगा। और ये इसके आगे भी चलना चाहिए। और आज की स्थिति में जो वार हुआ था तो उस स्थिति में एक उसकी भी प्रेरणा अभी बच्चों को मिलेगी। शारीरिक दृष्टया तो रहेगी ही रहेगी और उसके बाद में उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये अच्छा उपक्रम है और मैं तो हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ शासन को इस बारे में। क्या लगता है इस निर्णय को लेकर? अच्छा निर्णय है। कक्षा पहली का जो छात्र रहता है, इस निर्णय के बारे में पेरेंट्स को कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उम्र रहती 5-6 साल की वो संस्कारक्षम उम्र रहती। इस उम्र में खेलकूद और जो संस्कार और जो मूल्य बच्चों को हम दे सकते, तो मिलिट्री लाइफ जो बोलते हैं उसका आदर्श सब लोग लेते हैं कि हमको मिलिट्री जैसा जीना चाहिए। तो ये जितने बचपन में बच्चों में ये लागू होगा उतना अच्छा होगा और इससे बच्चों में राष्ट्र के प्रति कुछ समर्पण भाव भी होगा और शारीरिक दृष्टया भी मजबूत होंगे। और एक टीम, जो हर चीज़ में टीम लगती है, वो टीम स्पिरिट उनमें जागरूक होगा और हर क्षेत्र में बच्चों को लाभ होगा इससे। फिलहाल बच्चे जो है 1 साल या 1.5 साल जैसे ही समझ में आते, तो आजकल के बच्चों का जो है वो मोबाइल की तरफ काफ़ी आकर्षण है। क्या इसको लेकर भी सरकार के शायद इसी बेस को लेकर है? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा उपक्रम शुरू किया है। जो कच्ची मिट्टी में ही जो अच्छा बर्तन बन सकता है, घड़ा बन सकता है, वो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल से दूर रह के दोस्तों के साथ रह के जो ज़िंदगी है उनको सीखने को मिलेगा कि एक दूसरे का साथ कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो सरकार के मुझे मेरी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए पर दुरुस्त आए। जल्द लॉन्च होगा सैमसंग का नया फोल्डिंग स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गलिए।
मोटोरोला के नए स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो गई। इसका नाम मोटो रेजर 60 है। इस फ्लिप स्मार्टफोन को 3 रंगों में पेश किया गया है। इसकी कीमत करीब 50,000 रुपए से शुरू है। इसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसे आप फ्लिपकार्ट और मोटोरोला की वेबसाइट और स्टोर से खरीद सकते हैं। आरसीबी की जीत को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जो वायरल हो गई। आरसीबी और विराट कोहली को ये जीत 18 साल बाद हासिल हुई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपनी पोस्ट के जरिए एक संदेश भी दिया। इसमें लिखा कि विराट जीत के लिए पेशेंस यानी धैर्य जरूरी है। 18 साल बाद मिली इस जीत के जरिए पुलिस ने उन नाबालिग बच्चों को भी समझाने की कोशिश की जो बालिग होने से पहले ही ड्राइविंग करते हैं और माता पिता से जिद करते हैं। सैमसंग जल्द एक नया फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसमें AI समेत कई फीचर होंगे। हालांकि ये कब पेश किया जाएगा इसकी तारीख तय नहीं है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात करेंगे IPL 2025 में नजर आए उन नए उभरते सितारों की जिन्होंने अपने खेल से एक नई उम्मीद जगाई। चाहे वो प्रभ सिमरन हो या फिर वैभव सूर्यवंशी या फिर साई किशोर, सबने अपने खेल से क्रिकेट के दिग्गजों को हैरान कर दिया। IPL 2025 का खिताब आरसीबी के नाम रहा। इस बार के IPL ने न सिर्फ नया चैंपियन दिया बल्कि क्रिकेट जगत के कई उभरते सितारों की झलक भी दिखाई। ऐसे कई अनकैप्ड खिलाड़ी सामने आए जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भले ही कभी न खेले हों, लेकिन IPL में उनका जलवा रहा। किसी की गेंद बोली तो किसी का बल्ला। शुरुआत बल्लेबाजों से करते हैं। 24 साल के ओपनर बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह पंजाब किंग्स 11 से खेले। पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं। प्रभ सिमरन मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड भारतीय हैं। प्रभ सिमरन को पंजाब ने मेगा ऑक्शन से पहले 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। उन्होंने पहली बार एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने IPL 2025 में 160.52 के स्ट्राइक रेट से 549 रन बनाए, जिनमें 4 अर्धशतक भी शामिल रहे। प्रभ सिमरन ने 2019 में IPL डेब्यू किया था। पंजाब किंग्स 11 के ही एक और ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने भी अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा। दिल्ली के रहने वाले 24 साल के इस युवा ओपनर ने अपने पहले ही सीजन में धमाकेदार पारी खेली। प्रियांश आर्या ने IPL 2025 सीजन में पंजाब की ओर से डेब्यू किया। प्रियांश को पंजाब ने मेगा ऑक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ प्रियांश ने 103 रनों की शतकीय पारी खेली। उन्होंने IPL 2025 में 179 के स्ट्राइक रेट से 475 रन बनाए, जिनमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बड़े बड़े दिग्गज हैरान रह गए। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ आतिशी पारी खेली और महज 35 गेंद पर शतक बनाकर सबको हैरान कर दिया। 14 साल के वैभव IPL इतिहास के सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। वैभव ने सीजन के 7 मैचों में 206.56 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए। इनमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहा, जिसके लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी दिया गया। वे भारत की अंडर 19 टीम में भी चुने गए हैं। बल्लेबाजी में नेहल वाधेरा का नाम भी चर्चा में रहा। 24 साल के नेहल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। लुधियाना के रहने वाले हैं। नेहल को पंजाब ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस से डेब्यू किया था। नेहल ने IPL 2025 के 16 मैचों में 2 अर्धशतक के सहारे 369 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 145.84 रहा। IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले पंजाब के राइट हैंड बैटर नमन धीर ने भी अपने बल्ले से कमाल किया। इस सीजन में 16 मैचों में नमन ने 252 रन बनाए। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में 182.61 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मुंबई इंडियंस ने इस साल इन्हें 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने 2024 में मुंबई से ही डेब्यू किया था।
दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी। आशुतोष शर्मा को इस साल दिल्ली कैपिटल्स ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। 25 साल के आशुतोष ने पिछले साल पंजाब किंग्स से डेब्यू किया था। इस सीजन में आशुतोष ने 13 मैच खेले। उन्होंने 160.63 के स्ट्राइक रेट और एक अर्धशतक के सहारे 204 रन बनाए। जिन नए गेंदबाजों ने इस बार आईपीएल में धमाल मचाया, उनमें सबसे पहला नाम है चेन्नई के साई किशोर का। 28 साल के गुजरात टाइटंस के बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर, जिन्होंने इस सीजन में अपनी किफायती गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। साई किशोर ने 15 मैचों में 19 विकेट झटके। उनकी इकोनॉमी भी 9 के करीब ही रही। वे एशियन गेम्स 2022 में भारत की युवा टीम का हिस्सा रह चुके हैं। गेंदबाजी में दूसरा नाम जो चर्चा में रहा वो है दिल्ली के 25 वर्षीय दिग्वेश राठी का, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सटीक गेंदबाजी की। दिग्वेश राठी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेगा ऑक्शन में 30 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने अपने डेब्यू सीजन के 13 मैचों में 14 विकेट लिए। उनकी इकोनॉमी 8.25 की रही। क्रिकेट जगत के ये वो सितारे हैं जिन्होंने बस अभी अपनी झलक दिखाई है, लेकिन इनके खेल के अंदाज ने ब्लू जर्सी में नजर आने की उम्मीद बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को निशाने पर लिया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और आरोप लगाया कि मुनीर उनसे बदला ले रहा है। इमरान ने कहा कि जब उन्होंने आसिम मुनीर को आईएसआई प्रमुख के पद से हटाया तो मुनीर ने उनकी पत्नी बुशरा बीबी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब बुशरा ने मिलने से साफ मना कर दिया था। इमरान के मुताबिक अब इसी बात को लेकर मुनीर उनके परिवार से बदला ले रहा है। साथ ही इमरान का आरोप है कि अब उन्हें जेल में बुशरा बीबी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। दक्षिण कोरिया में ली जे म्यूंग नए राष्ट्रपति बन गए। चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के नेता म्यूंग ने सत्ताधारी पीपल पावर पार्टी के किम मुन सू को मात दी। म्यूंग को 49% से ज्यादा वोट हासिल हुए। उन्होंने जीत के बाद वोटरों का शुक्रिया अदा किया और उत्तर कोरिया में शांति स्थापित करने का वादा किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी म्यूंग को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। अमेरिका में एक महिला समेत 2 चीनी नागरिकों को गंभीर साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इनके पास ऐसा फंगस था जिससे खेती को नुकसान पहुंचता है। इसे एक जैविक हथियार बताया जा रहा है। कहा गया कि आरोपी मिशिगन यूनिवर्सिटी में काम करती है और अपने दोस्त को विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए लेकर आई थी। इनके पास जो फंगस मिला उसका नाम फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम है, जो गेहूँ, चावल और मक्का जैसी फसलों में आसानी से फैलता है। इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और जड़ें भी कमजोर होती हैं। इतना ही नहीं, ये इंसान के लीवर को बुरी तरह प्रभावित भी करता है। वहीं FBI निदेशक काश पटेल ने इस मामले पर कहा कि इनका मकसद अमेरिका की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बनाना था। नीदरलैंड में सरकार अल्पमत में आ गई। दरअसल सत्ताधारी पार्टी फॉर फ्रीडम ने गठबंधन से हटने का फैसला लिया। पार्टी प्रमुख गेट वाइल्डर्स ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी मंत्री सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। गेट के मुताबिक गठबंधन के सहयोगी दल शरणार्थी संकट को लेकर कड़ी नीति नहीं बना रहे थे। इस तरह वहां ये सरकार महज 11 महीने ही चल सकी। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीमें प्रभावितों की मदद करती नजर आए। भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है और सड़कें भी बंद हो गई हैं। वहीं नदी भी उफान पर है। कई इलाकों में इमारतें पानी से भरी पड़ी हैं, लिहाजा लोगों की मदद के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।